नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही ऊंचा कद रखने वाले और वर्तमान में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज एक प्लेन क्रैश में देहांत हो गया। वो एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे। उस एनसीपी के जो कि ओरिजिनल एनसीपी जो शरद पवार की है, उससे टूटकर एक नई पार्टी उन्होंने 2023 में बनाई थी और इलेक्शन कमीशन ने अब अजीत पवार की पार्टी को ही असली एनसीपी माना था। तो यूं भी कह सकते हैं कि एनसीपी के बड़े नेता आज एक दुर्घटना में नहीं रहे। अब महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार का होना कितना महत्वपूर्ण था या नहीं होना कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अजीत पवार जी से मेरे काफ़ी ठीक ठाक रिश्ते थे जब मैं महाराष्ट्र में था। मैं करीब महाराष्ट्र में 8 साल रहा हूं और अगर मैं कहूं कि एक इस तरीके के नेता थे अजीत पवार जिनका सपना हमेशा से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना था। वो हमेशा ये चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी मुझे ये मौका मिले कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूं। और उसके लिए हम जैसे पत्रकारों से वो कई समय अलग अलग समय पर मिलते रहते थे और ये समझने की कोशिश करते थे कि अगर किसी नेता को एक राज्य का मुख्यमंत्री बनना हो तो उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसकी राजनीति क्या होनी चाहिए और उसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये बात मैं आपको 2002-2004 उस समय की बता रहा हूँ जब महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार एक बहुत बड़ा नाम थे। विलासराव देशमुख थे उस समय, बाल साहब ठाकरे थे। तो अजीत पवार उस समय शुरुआत कर रहे थे शुरुआत तो नहीं कहूँगा लेकिन उस स्तर पर थे जिसमें कि और उनके साथ एक समस्या ये थी कि वो हमेशा एक शरद पवार जी की छाया में या ये कहें कि शैडो में कभी उतने बड़े हो नहीं पाए, क्योंकि शरद पवार का एक बहुत बड़ा रूप है महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन अजीत पवार थे बहुत एम्बिशियस, एक अच्छे प्रशासक थे। जो भी विभाग उन्हें मिला वह सांसद रहे, वो लगातार विधायक रहे, अलग अलग सरकारों में वो मंत्री रहे और उप मुख्यमंत्री तो वो कई सरकारों में रहे। ऐसा कहा जाता था कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कोई भी बने, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ही बनेंगे। तो एक अच्छे प्रशासक थे, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। ये भी सत्य है कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज वो उप मुख्यमंत्री थे, उसी बीजेपी ने कभी उन पर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में शामिल होने का भी आरोप लगाया था। तो इस तरह की, लेकिन राजनीति में कभी आरोप लगते हैं, कभी आरोप हट जाते हैं, तो ये चीज उल्टा पलटी होती रहती है। लेकिन अब आज ये बड़ी दुख की बात है, प्रधानमंत्री से लेकर सारे बड़े नेताओं ने देश के अपना दुख जताया। एक नेता महाराष्ट्र से जो कि काफी जिनका बड़ा प्रभाव था, आज वो नहीं रहे। अब सवाल उठता है कि इनके ना रहने से, मैंने बताया कि उनके रहने से क्या हुआ, उनके ना रहने से राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले फडणवीस सरकार पर क्या इसका असर पड़ेगा। देखिए, अजीत पवार फडणवीस के बहुत ही करीबी और बहुत ही विश्वास पात्र थे। चूंकि अब आप देखिए कि जो फडणवीस हैं वो एक तरफ उनके शिंदे हैं जो कि शिवसेना से टूटी पार्टी है, एक तरफ उनके अजीत पवार थे जो कि एनसीपी से टूटी पार्टी है। लेकिन अजीत पवार उनके ज़्यादा करीबी थे और हमेशा उनको ये लगता था फडणवीस को कि जब तक अजीत दा हैं मेरी सरकार को कुछ नहीं होगा, क्योंकि शिंदे जो थे वो हार्ड बार्गेनर हैं। आप अभी भी देख रहे होंगे कि मुंबई के मेयर बनने में शिंदे ने एक पे चढ़ा दिया कि 2.5 साल के लिए मेयर होना चाहिए। और पहले शिंदे मुख्यमंत्री थे जब वो टूट के बने थे, उसके बाद इस बार फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो ये एक बैलेंस ऑफ जो पावर था वो हमेशा फडणवीस को लगता था कि जब तक अजीत पवार मेरे साथ हैं तो मुझे इसमें ज़्यादा खतरा नहीं है। अब अजीत पवार नहीं है तो क्या फडणवीस को खतरा हो सकता है? हो भी सकता है, लेकिन उस खतरे से कैसे बचा जा सकता है? तो अब एनसीपी उसमें क्या करती है, इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा। तो 2 एनसीपी हैं। तो पहली बात हम करते हैं जो अजीत पवार की एनसीपी है। अजीत पवार की एनसीपी में यह हो सकता है कि जो उनके नीचे के जो नेता हैं या अजीत पवार का जो परिवार है उसमें से, जैसे उनकी पत्नी वो राज्यसभा में है, उनके बेटे वो भी राजनीति में हैं, तो हो सकता है कि वो सुनेत्रा पवार या पार्थ पवार अजीत पवार की जगह ले लें और जिस तरीके से सरकार चल रही है वैसी चलती रहे। या ये भी हो सकता है कि जो सेकंड लीडरशिप है, जो सेकंड रंग लीडरशिप है, जिसमें कि प्रफुल्ल पटेल हैं, छगन भुजबल हैं, सुनील तटकरे हैं, इनमें से किसी को नेता चुन के डिप्टी सीएम बना दिया जाए
तो भी चल सकता है, लेकिन इनकी कंट्रोल पार्टी के ऊपर उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से अजीत पवार की थी। तो ये एक तरीका हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि अब ये जो एनसीपी है, चूंकि एक अजीत पवार जैसा बड़ा नेता नहीं रहा जो सबको जोड़ के रखा हुआ था या जिसके निर्देश पे सब चलते थे, तो वो आपस में टूट जाए, कुछ बीजेपी ज्वाइन कर लें, कुछ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर लें। तो ये भी एक सिनारियो हो सकता है। लेकिन एक दूसरा सिनारियो हो सकता है, क्योंकि अभी जो म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए थे उसमें कई जगहों पर, पुणे में, पिंपरी चिंचवाड़ में, जो अजीत पवार की एनसीपी है वो शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और इस तरह की बहुत चर्चा थी कि दोनों फैक्शन जो हैं वो साथ में आ सकते हैं, पार्टी एक हो सकती है। क्योंकि पार्टी छोड़ी क्यों थी? क्योंकि शरद पवार चाहते थे कि उनकी बेटी जो सुप्रिया सुले है वो पार्टी की कमान संभाले। अजीत पवार को लगता था कि मैंने प्रदेश की राजनीति में काम किया, प्रदेश में मैं रहूं और केंद्र में सुप्रिया सुले रहे। उस बात में मनमुटाव हुआ और पार्टी टूट गई। तो ये भी हो सकता है कि अब तो अजीत पवार नहीं रहे तो सुप्रिया सुले को नेता बनाकर दोनों पार्टियों को इकट्ठा किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, अगर दोनों पार्टी इकट्ठी होंगी तो फिर क्या होगा? शरद पवार अभी जो हैं वो वहां का जो अपोजिशन का जो गठबंधन है एमवीए, उसके पार्ट है। तो क्या वो फडणवीस को समर्थन देंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं दर्शकों को कि अगर एनसीपी हट भी जाती है शरद पवार के साथ मिलके, तो भी फडणवीस की सरकार पर खतरा नहीं है, क्योंकि फडणवीस और शिवसेना मिलके इतने विधायक हैं कि सरकार बनी रह सकती है। लेकिन फडणवीस की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाएगी। अब अगर शरद पवार और ये दोनों एनसीपी एक हो जाती हैं और शरद पवार मान जाते हैं कि एनडीए में आ जाएं, तो फिर फडणवीस को तब भी समस्या है, क्योंकि एक तो वो दूसरी तरफ शिंदे से लड़ी रहे हैं, अब एक शरद पवार जैसा चेहरा भी उनके पास आके बैठ जाएगा जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में काफी प्रभाव रखते हैं। तो क्या फडणवीस का प्रभाव उससे कम हो सकता है? तो एक इक्वेशन ये भी हो सकती है। तो इस तरह से राजनीति बड़े उससे करवट ले रही है महाराष्ट्र में। और अभी तो खैर, हालांकि आज तो सुबह ये दुखद खबर मिली है, लेकिन जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया उसमें होगा ये, इसी में से कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर होता क्या है जब ये 3 दिन का शोक है, वो जब शोक खत्म होगा उसके बाद नेता चुना जाएगा। किसको नेता चुनते हैं, क्या पार्टियां एक होती हैं, क्या परिवार का कोई व्यक्ति बनता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने आने वाले दिनों में। लेकिन आज तो स्थिति ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति से एक बहुत बड़ा नेता चला गया जिसका कि पूरे राज्य में बहुत ज़्यादा प्रभाव था और उन्होंने अपने दम पर, अपने शर्तों पर महाराष्ट्र में राजनीति की थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर मेरा राजनीतिक एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और IBC 24 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे जब भी मेरे कोई वीडियो या चैनल का कोई वीडियो उस पर आए तो आपको पता लग सके। धन्यवाद।